मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर। चलें स्टार्ट करते हैं। सो मेन सब ठीक ठाक हैं, रोजे शोजे सही सर जा रहे जी, हैं। यस सर। अरे मेन जो काम है जो असाइनमेंट में आपको कहा हुआ है वो ये है कि आप जो मैंने आपको लेक्चर शेयर किए थे, सॉरी गलत क्लिक हो गया, जो लेक्चर शेयर किए थे उनमें दो लेक्चर थे जिसमें हमने एक डिज़ाइन एग्जाम्पल की थी, जिसमें हमने एक छोटा सा प्रोसेसर डिज़ाइन किया, ठीक है, जो कि 6 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है। लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रॉब्ली नैंड होगी एक, और मल्टीप्लाई की होगी, ठीक है। तो उस प्रोसेसर का कोड वेरिलॉग कोड और टेस्ट में लिखना था। तो इसको पूरी तरह करने के लिए आपको वो वाले लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे, और जो आप लोग अब तक सुन चुके होंगे होपफुली। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन हो वो हम इस सेशन में कर लेंगे। मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूँ कहीं से, मे बी आई थिंक कहाँ पर खुला होगा, ये खुला हुआ। ये नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये वही लेक्चर है। यस सर, नजर आ रहा उसके एंड पे हमने जो जहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है, वो स्टार्टेड विद कि भाई हमने कोई इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करनी है, और इंस्ट्रक्शंस का नाम हमने रखा, ये पूरी स्क्रीन पे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, नैंड, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शंस रखी। और फिर क्लास में हमने इस वाली में एक कुछ एग्जाम्पल कोड लिखे इसके लिए कि अच्छा अगर मैंने लेट से जिस तरह असाइनमेंट में आपको कहा हुआ है ना, ये काम ए इज इक्वल टू बी, ये आपने एग्जैक्टली ये नहीं करना, आपने खुद कुछ बनाना है। लेकिन इस केस में हमने डी और ई ऐड हो रहे हैं, फिर सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर बी के साथ बिट वाइज एंड हो रहा है, ठीक है, बल्कि इधर मुझे नैंड लिखना चाहिए था। तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस चेक हो जाती हैं। तो हमने इसी तरह की एग्जांपल क्लास में की होगी जिसमें ऐड नहीं, लेकिन ऐड और मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा होगा। तो नॉर्मली जब आप सी में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेट से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी, तो जो नीचे असेंबली में काम होता है, जो प्रोसेसर पे चलता है, उसमें प्रोसेसर में जो वेरिएबल्स होते हैं वो रैम में पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डाटा मेमोरी है जिसको हम रैम कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर डाटा मेमोरी से सबसे पहले लोड करता है इनटू अ रेज फाइल, रजिस्टर फाइल, एक और छोटी सी मेमोरी एक तरह की समझे हो गई, जिसके अंदर आपके कुछ फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, और आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह रजिस्टर्स पे कर रहे होते हैं, मेमोरी पे नहीं कर रहे होते। तो अगर आपने दो नंबरों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप उनको लोड करके रेज फाइल में ले आते हैं। उसके बाद आपने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, और उसका रिजल्ट वापस रेज फाइल में लिखवाया, और जब आपका रिजल्ट कंप्यूट हो गया तो उसको वापस आपने डाटा मेमोरी में लिखवा दिया, ठीक है। तो ये टोटल काम होता है। इंस्ट्रक्शंस अमूमन हमने जो ये वाली एग्जांपल की हुई है उसमें एक अलग से प्रोग्राम मेमोरी बनाई हुई है, जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम पड़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेसर्स में एक ही रैम होती है पूरी, लेकिन इस तरह की दो कैश लगी होती हैं, प्रोग्राम कैश अलग होती है, डाटा कैश अलग होती है, जिसमें आपका कह लें कि प्रोग्राम कैश में प्रोग्राम पड़ा होता है, डाटा कैश में वेरिएबल पड़े होते हैं जो आम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पूरा फ्लो मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं, तो हम मेनली आपका प्रोसेसर क्या करता है, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। तो अगर ये मेरी प्रोग्राम मेमोरी है तो हम चाहेंगे इससे एक एक करके इंस्ट्रक्शंस बाहर आ रही है, ठीक है। सो हमने जब वेरिलॉग किया था तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी रेज फाइल की, और रेज फाइल के साथ मैंने आपको कहा था कि मेमोरी जो होती है वो भी तकरीबन वैसी चीज़ ही होती है, सिर्फ ये है कि उसमें एक साइकिल का डिले आ होता है, दैट्स इट, ठीक है, और वो बड़ी होती है, ठीक। तो ये उस तरह की मेमोरी है कि जिसमें आपका एड्रेस, राइट नेबल, डाटा इन और डाटा आउट आ रहा है, कि अगर मैं किसी एड्रेस पर डाटा लिखवाना चाहूँ तो मैं कहूँगा भाई एड्रेस नंबर 0, राइट नेबल को 1 करूँगा, डाटा इन जो भी लिखवाना चाहूँ वो लिखवा दूंगा। और अगर मैंने कोई वैल्यू पढ़नी है तो मैं एड्रेस दूंगा, लेट्स मैं 10 नंबर एड्रेस पे पढ़ना है तो मैं इधर 10 एड्रेस दूंगा, तो डाटा आउट पे जो भी 10 नंबर एड्रेस पे पड़ा होगी वैल्यू वो लिख लीजिए, वो बाहर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो अब पहला काम ये है कि हमारा प्रोसेसर ये काम कर सके कि उसको हम अगर एक एक करके एक एक करके उससे इंस्ट्रक्शन बाहर निकाल सकें प्रोग्राम मेमोरी से। तो हमने उसके लिए क्या किया, एड्रेस पे काउंटर लगा दिया जो कि एक एक करके इंक्रीमेंट हुआ जा रहा है। तो अगर ये इंक्रीमेंट हुआ जा रहा है तो यहाँ से डाटा बाहर आता जाएगा। ये पहली दफ़ा 0 होगा तो 0 एड्रेस का डाटा बाहर आ जाएगा, फिर अगले साइकिल में 1 हो जाएगा तो यहाँ से 1 का डाटा बाहर आ जाएगा। और इस केस में ये प्रोग्राम मेमोरी है, इस केस में जो इसके अंदर डाटा पड़ा है वो प्रोग्राम है।
लेट्स अज्यूम कि वो प्रोग्राम पहले से इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आपने जो असाइनमेंट करनी होगी उसमें किसी तरह इसमें प्रोग्राम लिखने का तरीका भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक एक करके इंस्ट्रक्शंस आना शुरू। अब अगला है कि उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कैसे करें। उसके लिए हमने ये जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, नैंड वगैरह थी, इनका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिसाइड किया, ठीक है। और वो कुछ इस किस्म का था कि हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐड करना हो तो पहले 5 बिट जो होंगी ना उससे पता चलेगा कि हमने इन सारों में से क्या इंस्ट्रक्शंस करनी। तो हमने इनको नंबर साइन कर दिए थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन 5 बिट में अगर 0 पड़ा हुआ तो इसका मतलब है, हमने अज्यूम किया हुआ था कि 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारी रैम जो है ना ये सारी 32 बिट वाइड डाटा बाहर निकालती है। जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ रहा है ये 32 बिट वाइड डाटा है। इसी तरह ये जो डाटा आउट है ये भी 32 बिट वाइड है। रेज फाइल को भी हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि इसमें 32 रजिस्टर हैं, टोटल 32 ही रजिस्टर्स हैं और वो हर एक 32 बिट वाइड ही है। तो ये हमारी बेसिक असम्पशन ये प्रोसेसर डिजाइन का। तो फॉर एग्जांपल ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो हमने कहा था कि ऑप कोड में इस जगह पर फिर आ रहा होगा 0, क्योंकि हमने ये नंबर इसको 0 साइन किया। सब्ट्रैक्ट हुई तो यहाँ पर 1 आ रहा होगा, मल्टीप्लाई हुई तो 2 आ रहा होगा, नैंड हुई तो 3 आ रहा होगा, लोड वर्ड हुई तो 4 होगा, स्टोर वर्ड हुई तो 5। तो ऐड की इंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। ऐड में हमने बताया होता है ऐड R1, R2, R3 अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब है कि R2 और R3 को ऐड करो और R1 में लिखो। R से मुराद है मेरी रजिस्टर्स, क्योंकि ऐड ने रजिस्टर्स को ऐड किया। तो ऐड R1, R2, R3 का मतलब है कि R2 और R3 को ऐड करके R1 में लिखो। तो 2 हमें रजिस्टर्स चाहिए जिनको हमने ऐड करना है और एक रजिस्टर चाहिए जिसमें उसका रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो वो हमने यहाँ पर ये स्पेसिफाई किए हुए हैं कि ये 5 बिट जो हैं ये R1 हो गई, 5 बिट R2 हो गई, 5 बिट R3 हो गई। ये हमने क्यों 5-5 बिट क्यों रखी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमारी एजम्पशन ये थी कि हमारा रजिस्टर 32 है टोटल। तो 32 रजिस्टर्स हों तो 0 से लेकर 31 तक उनका नंबर हो सकता है। तो हमने इधर यही बताना था कि किस नंबर के रजिस्टर को किस नंबर में ऐड करें। तो वो अगर 31 मैक्सिमम नंबर है तो वो 5 बिट में आ जाता है। तो इसलिए ये 5 बिट हर रजिस्टर को बताने के लिए काफ़ी है। अगर मैंने लेट से R1 ही यही एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन ऐड R1, R2, R3 लिखनी थी तो यहाँ पर 0 आ जाएगा पहली 5 बिट में, क्योंकि ऐड की इंस्ट्रक्शन है। अगली 5 बिट में आ जाएगा 1, क्योंकि ये R1 का मतलब है रजिस्टर नंबर 1, तो 1 का मतलब है कि यहाँ पे 00001 होगा। R2 में हो जाएगा 00010 बिकॉज ये 2 बनता है, और R3 में फिर 00011 हो जाएगा जो बाइनरी में 3 बनता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल ये किया कि रेज फाइल हमने ऐसी बनाई कि जिसमें हम दो इकट्ठे उठा सकें रजिस्टर। तो हमने जो एग्जांपल रेज फाइल की थी उसमें और इसमें थोड़ा सा इतना सा फर्क है कि इसमें उसमें हमने एक रीड पोर्ट रखी थी, इसमें हमने 2 रीड पोर्ट रखी हुई हैं। तो वो करना बड़ा आसान है। अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा होगा तो जिस तरह उसमें 1 मक्स लगा हुआ था इस तरह इसमें 2 मक्स लगा दें तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट पोर्ट हमें एक ही चाहिए, तो इसलिए उसमें कोई मसला नहीं। तो बेसिकली अगर हमने 2 रजिस्टर्स को ऐड करना है तो ये जो दोनों फील्ड्स हैं हमने ये वाली रिस्पेक्टिव बिट्स इधर टाई कर दी। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक 21 से 17 बिट्स बनती थी, यहाँ से यहाँ तक 16 से सॉरी ये 21 से 17 थी, अगली 16 से 12 तक बनती थी, वो हमने कनेक्ट की। तो यहाँ से डाटा आ गया, उनको हमने ऐड किया। अज्यूम कि ये मार्क्स अभी नहीं है तो हम इसको वापस इधर आकर डाटा इनमें लिखवा सकते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करेंगे तो पहला काम हम यही करते हैं, हम ऐड को सपोर्ट करते हैं, ये वापस इधर आकर। फिर हमने अगला काम ये किया है लेक्चर में कि हमने बाकी इंस्ट्रक्शंस भी सपोर्ट किए। तो बाकी इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमने ये चीज़ की कि अच्छा जो भी डाटा आ रहा है बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस का भी हमने इन चारों का यही फॉर्मेट रखा। सिर्फ इसमें ये चीज़ हो जाएगी कि ऐड के बजाय इधर सब्ट्रैक्ट का ऑप कोड होगा, यानी 1 लिखा होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो इधर 2 लिखा होगा, नैंड हुआ तो इधर 3 लिखा होगा। तो हमने ये काम किया कि अच्छा जो भी डाटा आ रहा है वो चारों को पैरेलल में दे दें, तो ऐड भी हो जाए वही डाटा, मल्टीप्लाई भी हो जाए, सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, नैंड भी हो जाए। लेकिन जो हमने वापस लिखवाना है वो सिलेक्ट हो रहा हो बेस्ड ऑन ऑप कोड। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बिट थी जिसको हमने 28 डाउन टू 27 का है, 28 डाउन टू 27 इसलिए कि वैसे ये 31 डाउन टू 0 था तो ये 31 डाउन टू 27 होनी चाहिए। 5 बिट है, लेकिन क्योंकि हमारे केस में सिर्फ 2 बिट ही काम किए हैं, ये 4 to 1 मार्क्स है। ये अगर 0-0 आ रहा हो, 0-1 आ रहा हो, 1-0 आ रहा हो, 1-1 आ रहा हो, तो ये 2 बिट ही काफी थी। तो हमने ये वो वाली 2 बिट टाइप है, यहाँ इसकी बेस पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या नेट की, तो वो इधर से सिलेक्ट हुआ,
उसका डाटा और वो वापस इधर जाकर लिखा गया। इस मक्स को फिलहाल भूल जाए, समझे कि ये सीधा इधर वापस डाटा इन पे लिखा गया। डेस्टिनेशन पोर्ट सेट थी, रेड नेबल 1 किया हमने, तो हमारा इसके अंदर डाटा लिखा। लोड वर्ड और स्टोर वर्ड में हम क्या करते हैं कि डाटा मेमोरी से उठाकर रेज फाइल में लाते हैं। लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन ये काम करती है, और स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन ये करती है कि रेज फाइल से उठाकर डाटा को डाटा मेमोरी में लिखवाती है। तो उसका हमने फॉर्मेट ये रखा था कि ऑप कोड उसी जगह पे, ताकि पता चल सके कि लोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। और अगर तो लोड की इंस्ट्रक्शन हुई तो उसने इधर से डाटा उठाना है और इधर लिखवाना है, और अगर स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन हुई तो उसने रेज फाइल से उठाकर डाटा। तो पहले लोड वर्ड की देख लेते हैं, जिसमें मेमोरी से उठाकर रजिस्टर में लाना है। तो इस केस में हमें इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड के अलावा दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ चाहिए कि भाई किस रजिस्टर पर लिखवाना है, दूसरी चीज़ चाहिए कि मेमोरी के किस एड्रेस से डाटा उठाना है। तो ये ऊपर जो है ना, ये उसका लिखा हुआ है कि ये जो ग्रे एरिया है ना, यहाँ पर हम बता देंगे किस रजिस्टर पर लिखवाना है, यानी मेमोरी से उठाकर किस रजिस्टर पर लिखवाना है। और शुरू की 16 बिट हमने कह दिया कि ये बता देंगे कि मेमोरी का क्या एड्रेस है। ठीक है, ऑल दो 16 भी ज़्यादा है अगर हम छोटी मेमोरी यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर बड़ी यूज़ कर रहे हैं तो 16 काफ़ी होनी चाहिए। तो हमारी इंस्ट्रक्शन की जो फर्स्ट 16 बिट है उससे हमने डाटा मेमोरी का एड्रेस दिया। वहाँ से जो डाटा आउट आया वो हमने अभी इस मार्क्स को भूल जाए, रेज फाइल के डाटा इनको दे दिया, और साथ हमने रेज फाइल के डेस्टिनेशन वाली जगह को उसी जगह से टाइप कर दिया जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में थी, तो वो पहले ही टाइप हुई थी। तो इसका मतलब है इस नंबर वाले रजिस्टर पे ये वाला डाटा लिखवाना है। तो ये हमारी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन इस तरह काम करेगी। यहाँ पर मार्क्स इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमने चूज करना था कि इन इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट भी रेज फाइल पे लिखा जा सकता है, इसका भी लिखा जा सकता है। तो हमने वहाँ पर एक मार्क्स लगा दिया कि अच्छा इंस्ट्रक्शन टाइप है कौन सी, और वो हमें पता चल जाएगी। ऑप कोड पे अगर हम देखें तो 0 1 2 3 तक तो नैंड थे, जैसे ही 4 और 5 होंगे इसका मतलब लोड वर्ड या स्टोर वर्ड है। तो 4 और 5 को बाइनरी में लिखें तो 100 और 101 बनते हैं, तो इसकी तीसरी बिट सेट होती है, तो वो 29th बिट बनती है। कि अगर वो 1 है तो इसका मतलब है लोड या स्टोर चल रहा है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ चल रही है। तो अगर वो 1 आ रही है तो हम इधर वाला डाटा लिखवा देंगे, अगर 0 आ रही है तो हम इस साइड वाला डाटा लिखवा देंगे। तो ये हमारा टोटल काइंड ऑफ प्रोसेसर है। एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर, ये नॉट गेट और ये जो लगा हुआ है, ये बेसिकली कि अगर स्टोर वर्ड है, अच्छा सॉरी इसमें मैंने अभी स्टोर वर्ड नहीं बताया। स्टोर वर्ड में इसका ऑपोजिट था कि हमने इधर से डाटा उठाकर हमने यहाँ पर लेकर जाना था। ठीक है, तो स्टोर वर्ड में भी हमें एक रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमने जो रजिस्टर का एड्रेस है वो उस जगह पे लिखा है जहाँ से हम पहले ही पढ़े थे, सोर्स 1 और सोर्स 2 जो हमने टाइप किया हुआ था। हमने कहा कि अच्छा ये वाला जो हिस्सा है इससे हम उठा लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एड्रेस आएगा स्टोर वर्ड में, वहाँ से हम उस नंबर वाले रजिस्टर का डाटा उठाएंगे। इसको हम, ये इधर नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये घुमाकर हमने डाटा इनसे टाइप किया। ठीक है, और एड्रेस जो है वो हमने उसी जगह पे रखा जो लोड वर्ड का था, तो एड्रेस सेम आ रहा है। तो अगर स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई तो यहाँ से डाटा उठ के वहाँ लिखा। सिर्फ हमने इनमें कुछ जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि कब लिखवाना है कब नहीं लिखवाना, वो हमारा ये है कि अगर ऑप कोड आपका स्टोर वर्ड का हो तो हमने डाटा मेमोरी पर लिखवाना है, अगर ऑप कोड स्टोर वर्ड का ना हो तो हमने डाटा मेमोरी में नहीं लिखवाना। ऑप कोड का स्टोर वर्ड का ना हो, क्योंकि स्टोर वर्ड सिंपल एक वाहिद इंस्ट्रक्शन है जो रेज फाइल से उठाकर डाटा मेमोरी पर लिखवाती है। बाकी हमारी सारी जो इंस्ट्रक्शन है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नैंड और लोड वर्ड, वो डाटा हमेशा रेज फाइल पे लिखवाती है। तो हमने इसी का नॉट हमने इधर राइट नेबल के साथ टाइप कर दिया कि ये अगर स्टोर वर्ड आ रही है फिर इस पर ना लिखो, फिर इधर लिखवा दो। अगर स्टोर वर्ड नहीं आ रही तो फिर चाहे वो लोड थी या ऐड थी या सब्ट्रैक्ट थी, उसका रिजल्ट इधर लिखवाना है तो आप उस केस में। दिस इज काइंड ऑफ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ जो हमारा पूरा 2 लेक्चर्स में काम हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अब। आर यू गाइस देयर? नजर तो आ रहे हैं मुझे। क्वेश्चन है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पूछ सकते हैं। सर डिजाइन का तो समझ आ गया, लेकिन कोड की समझ नहीं आ रही कैसे लिखना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है कि इसका कोड किस तरह से करना है। ठीक है, सो कोड करते हुए ऑब्वियसली आप अगर मैं एक फाइल बना दूं processor.v जिसके अंदर ये कोड लिखना है, तो बेसिकली मुझे काउंटर कोड करना है, एक मार्क्स कोड करना है, ये वाला मार्क्स कोड करना है, एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लायर नैंड जो है ये बड़े सिंपल से हैं। ऐड के लिए सिंपल 2 को प्लस करेंगे तो ऐड हो जाएगा,
माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नैंड के लिए आप सिंगल एंड डाल के वो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आगे नोट करते हैं तो वो आपका नैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है, लेकिन इसके अंदर आपको ब्लॉक रैम्स चाहिए और रेज फाइल चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो सवाल करेगा कि सर ये ब्लॉक रैम कैसे बनेगी या वो कैसे बनेगा, क्योंकि ब्लॉक रैम को मैंने उस तरीके से कवर नहीं कराया हुआ। तो ब्लॉक रैम का मेरा इरादा ये है कि मैं आपको एक फाइल शेयर कर दूंगा ब्लॉक रैम की, ठीक है। तो ब्लॉक रैम अगर आपके पास Xilinx वगैरह इंस्टॉल्ड हो, जो कि आपके पास नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ज़रूर करें, तो मैं इसलिए खुद शेयर करूँगा। उसमें लैंग्वेज टेम्पलेट्स होती हैं, इसको अगर मैं बंद करूँ और लेट्स हम Xilinx खोल लेते हैं। तो नॉर्मली ब्लॉक रैम बनाने का जो तरीका होता है वो ये कि आप जो जिस कंपनी का भी FPGA यूज़ कर रहे हैं उसका आपने सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंस्टॉल किया होता है। जिस तरह इस केस में हम अमूमन Xilinx के बोर्ड हैं तो Xilinx का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया होता है। तो इसके अंदर एक चीज़ होती है, ये एक बल्ब सा लैंग्वेज टेम्पलेट्स, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम जाएँ तो वेरिलॉग के अंदर एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन जो मैं चाहूँगा उसमें इन्होंने सिंथेसिस कंस्ट्रक्ट्स में कोडिंग एग्जांपल्स में दी हुई हैं, जिसमें कहीं पे रैम दी होगी, ये रैम है और ये ब्लॉक रैम है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपको जो चाहिए वो प्रोबेबली सिंगल पोर्ट ही चाहिए, यानी सिंगल पोर्ट और डुअल पोर्ट का मतलब है कि डुअल पोर्ट में दो पोर्ट्स होती हैं जिन पर रीड और राइट कर, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं रीड फर्स्ट मोड है, तो ये पूरा कोड है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये कोड अगर हम यूज़ कर लें तो ये आपका एक ब्लॉक रैम बन जाएगी। तो आई ऑल आई जस्ट नीड टू डू इज कि मैं इसको इधर कॉपी कर दूं और फिर मैं इसको कहूँगा जी ये मेरी ब्लॉक रैम है, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको नाम दे देता हूँ, पहले से ना पड़ी हो इधर BRAM डॉट बी ऑलरेडी है। अच्छा चलो मैं इसको फिलहाल BRAM1.b नाम दे देता हूँ, लेकिन मैं सोचें तो ये जो है ना ये एक काइंड ऑफ कंट्रोल प्लस चलेगा। सो ये नजर आ रहा है ना आपको ये कोड? इससे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं करूंगा ये इसमें जो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं करूंगा ये कि मैं यही कोड को इसमें इन चीज़ों का नाम शाम रख के ना और एक मॉड्यूल बनाकर आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो ब्लॉक रैम मिलेगी वो इस किस्म की होगी कि जिस तरह ये जो लेक्चर में था ना कि आपके पास एड्रेस, रीडेबल, डाटा इन और डाटा आउट, ठीक है। तो यही चार पोर्ट्स होंगे उसकी, ठीक है। सिर्फ ये है कि एक ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी मैं एक प्रोग्राम मेमोरी की अलहदा ब्लॉक रैम आपको दे दूंगा और डाटा मेमोरी की अलहदा दे दूंगा, ठीक है। दो वेरिलॉग फाइल दे दूंगा जो देखने में एक ही तरह की होंगी, लेकिन उसको कह लें कि उसके अंदर ना यहाँ पर फाइल का नाम फर्क होगा। ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन ये कर रही है कि इनिशियल स्टेटमेंट वैसे नॉर्मली तो हम टेस्ट बेंच में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइन टेस्ट बेंच के लिए नहीं है, ये फाइल से रीड करके रैम को इनिशियलाइज कर रही है, ठीक है। तो ये काम कर रही है कि अगर आपने हेक्साडेसिमल में एक फाइल ऑलरेडी लिखी हुई है जिसके अंदर, क्योंकि आपको इस जगह पर दो चीज़ें चाहिए ना, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखना है, लेट से उसकी पहली इंस्ट्रक्शन है लोड वर्ड, और मैंने 0 मेमोरी लोकेशन से उठाकर 0 नंबर रजिस्टर पर लाना है, तो इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले अगर मैं उसको बाइनरी में लिखना शुरू करूँ, ठीक है, तो मैं एक नया टैब खोलता हूँ, तो बाइनरी में मुझे पहली 5 बिट में चाहिए लोड वर्ड का ऑपकोड, ठीक है। तो लोड वर्ड का ऑपकोड है 4, इसका मतलब है वो बनेगा 000, सॉरी 4 था तो 3 0 नहीं आएंगे बल्कि 00100, ये पहली 5 बिट बन गई आपकी, ठीक है। उसके बाद लेट से मैंने 0 नंबर की मेमोरी लोकेशन 0 नंबर का रजिस्टर पर लिखवाना था, क्योंकि अगर हम इधर देखें तो इसके बाद आता है रजिस्टर कौन सा है, तो मैंने इधर लिख दिया 0000, 5 बिट वो गई, और उसके आगे मेरा मेमोरी एड्रेस भी 0 था, तो इसके आगे जितनी भी बिट्स थी
वो फिर आपकी 0 0 0 0 0 0 0 तो ये मैं अभी बाकी लिख नहीं रहा, लेकिन ये डॉट 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 में लिख देता हूँ। अब आपने इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो चार चार जो बिट्स होती हैं वो एक हेक्साडेसिमल का नंबर बन जाता है। तो चार बिट जो होंगी 0010, यहाँ से यहाँ तक ये हेक्साडेसिमल में क्या बनेगा 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है। और इससे आगे सारा जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं इधर लिख दूं 2 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो अब ये 32 बिट का नंबर है, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल का नंबर 4 बिट होती हैं, और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर, ठीक है, आप इनके दरमियान अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है। तो ये आपका टोटल पहली इंस्ट्रक्शन बन गई। ठीक है, तो लोड वर्ड की इसी तरह आपने दूसरी लिखनी हो, तो ये अब आप ना काम आपका ये होगा कि ये जो आपकी असाइनमेंट है ये आपने नहीं लिखना, आपने अपनी मर्जी से खुद लिखना है। हर एक का ये डिफरेंट एक बनेगी जो भी आपने एक्सप्रेशन सोची हुई। ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर यू। आपने इधर मैंने ए इज इक्वल टू बी एंड सी मल्टीप्लाइड बाई डी लिखा है, आप पहले ऐड कर लें और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर लें या कुछ भी कर लें। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ये हर एक का डिफरेंट होगा। जिनका सेम हुआ इसका मतलब है कि उन्होंने चीटिंग की। ठीक है, तो ये आपने अपना लिखना है, लेकिन ये जो भी आपका बनेगा इसको आप पहले असेंबली में कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप कॉपी पर लिखेंगे कि ये मेरी पहले लोड वर्ड हुआ, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं जो राइट साइड में, ये सारे आपको लोड करने पड़ेंगे। लोड करने के बाद आप इसको कह लें कि ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट लिख पाएंगे। तो वो आप पहले असेंबली में लिखेंगे। उस असेंबली से जिस तरह मैंने अभी ये लोड वर्ड का ऑपकोड लिखा है, इस तरह हर लाइन पे आप एक पूरी पूरी इंस्ट्रक्शन लिखते जाएं। यानी पहली लोड वर्ड किया है, दूसरा आपने किसी और एड्रेस से लेट से लोड वर्ड किया, तो वो भी इसी तरह बनेगी। तो इधर आपने हेक्साडेसिमल में वो लिखे, और इस फाइल को सेव कर देना है instruction.txt के नाम से लेट से। ठीक है, तो आपने instruction.txt या program.txt जो भी आपने नाम लिखा, तो यहाँ पर जो मैं आपसे शेयर करूंगा VRAM का कोड, उसके अंदर यहाँ पर उस फाइल का हम नाम दे देंगे। ठीक है, रैम ने और बाकी चीज़ें ऑलरेडी एड्रेसेस, मतलब बाकी चीज़ें ऑलरेडी इनिशियलाइज की होंगी। यहाँ पर रैम नेम जो है, जहाँ पे जो भी हमने रैम के वेरिएबल का नाम लिखा है वो मैं ऑलरेडी वो कर दूँगा। यहाँ पर ये आप चेंज कर सकते हैं कि आपकी अगर बिगिन एड्रेस आप 0 रख देते हैं और एंड एड्रेस आपकी लेट से 10 इंस्ट्रक्शन है, आप 10 रख देते हैं, तो ये 10 चीज़ें जब भी आप प्रोग्राम चलाएंगे स्टार्ट में ही लोड हो जाएंगी। तो Xilinx ये अलाउ करता है कि अगर आप उसकी ब्लॉक रैम यूज़ करें तो वो शुरू से ही उनको लोड कर दे। ठीक है, तो उसमें कोई भी डाटा जो हम इनिशियल की इस तरह की स्टेटमेंट लिख कर उसमें लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपना प्रोग्राम भी लिखवाने के, इसी तरह आपके अगर ये जो वेरिएबल थे जो ABCDE थे, ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये असल में डाटा मेमोरी में पड़े हुए हैं। तो डाटा मेमोरी की भी एक फाइल बनाएंगे, उसमें भी लेट से 0 से 5 एड्रेस तक ये पड़े हुए थे, तो आप उसमें हेक्साडेसिमल में जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है उस तरह आप 0 1 2 3 4 जो भी आपने उनको नंबर जो भी देने हैं, रैंडम नंबर आपको, जो कि आप कैलकुलेशन आसानी से आप बाद में कर सकें, वो हेक्साडेसिमल में लिख दें। तो उससे आपकी प्रोग्राम मेमोरी भी इनिशियलाइज हो जाएगी। तो ये अज्यूमिंग कि ये आपके पास मौजूद है, तो आपकी प्रोग्राम मेमोरी भी इससे इनिशियलाइज होगी, डाटा मेमोरी भी इनिशियलाइज होगी। अब आपका काम सिर्फ ये वाली फाइल लिखना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें। ठीक है, रेज फाइल का मैं देखता हूँ, रेज फाइल आप ऐसे खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन रेज फाइल का भी अगर मैं दे सका तो मैं शायद आपको कोड दे दूँ। ठीक है, ताकि आपका काम processor.v पे मेनली फोकस हो जाए। ठीक है, और उसका टेस्ट बेंच लिखने में, टेस्ट बेंच इज़ वेरी सिंपल। टेस्ट बेंच में आपने क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम लिखवा चुके हैं प्रोग्राम मेमोरी में, डाटा लिखवा चुके हैं डाटा मेमोरी में, तो टेस्ट बेंच में सिर्फ क्लॉक साइकिल ही गुजारने। ठीक है, इस पूरे प्रोसेसर की एंड पे और आप देखेंगे बाहर से इनपुट क्या आ रही है, बस क्लॉक आ रहा है, रीसेट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही रीसेट खत्म होगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसके रुकने का भी कोई तरीका नहीं रखा, ये बस चलता जाएगा जहाँ तक हमने प्रोग्राम लिखा है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद उससे आगे वाली 0 जो है ना, वो 0 से जो भी इंस्ट्रक्शन बनती होगी वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो 0 का मतलब है प्रॉब्ली इस केस में बनेगा कि रजिस्टर 0 को 0 में ऐड करके 0 में लिखवा दो। जब ये खत्म हो रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली वो आगे 0 इंस्ट्रक्शन चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लेकिन हम उस वाले हिस्से में इंटरेस्टेड हैं, ये शुरू वाला, जहाँ तक ये पूरा हमारा प्रोग्राम शुरू का चलेगा, जो कि प्रॉब्ली 10-15 से ज़्यादा हमारी शायद इंस्ट्रक्शन नहीं बन रही होगी। तो
उन साइकिल्स को आपने देखना है वेव फॉर्म पे कि उस पर ठीक ठीक डाटा आ रहा है, एच फाइल के ऊपर ठीक ठीक वैल्यू आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन है तो पूछ लें बेशक। सर जी इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है? डेट एक्सटेंड 1-2 दिन में कर सकता हूँ मैं, सिर्फ आपकी ईद नहीं खराब करना चाह रहा। सर असल में ना सर हमें कैल 2 की भी असाइनमेंट मिली हुई है, पार्ट स्टडी की भी है, ऊपर से क्विज भी हो रहे हैं, तो सर काम ज्यादा है तो इसलिए कह रहे हैं। असल में ईद के बाद तक नहीं कर सकता, 1 या 2 दिन कर सकता हूँ कहते हैं, तो मैं फ्राइडे के बजाय सैटरडे कर दूँ। अब मुझे नहीं पता ईद कब है, संडे को ना हो ईद आपकी, 25 की बन रही है, मंडे की है ना, तो संडे यस तक भी कर सकता हूँ अगर करना हो। चले सर संडे कर दें सर। संडे तक कर लेते हैं, उसका मसला नहीं है, वो हम इतना सा तो आगे कर ही सकते हैं। तो इस पे आप लोगों काम थोड़ा लेट शुरू किया, अभी तक किया होता तो ये तो मतलब ये वाला कोड लिखना इतना कॉम्प्लेक्स काम होना नहीं चाहिए। जैसा आपने लेक्चर सुना हो सही तरह से तो समझ आई हो, तो आप टेस्ट बेंच में फिर जाकर डीबग कर सके। यानी अब आप 2-3 असाइनमेंट कर चुके हैं, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग खुद से कोड शोड लिख लिया करेंगे। अब इसमें जो काम है वो समझने और डीबग करने का ज़्यादा है, ना कि कोड लिखना आपके लिए सिंपल सा काम होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी और अनाउंसमेंट, वो दूसरी थी जो मुझे शुरू में शायद कर देनी चाहिए थी, वो ये कि आप लोगों की लैब्स भी कंप्लीट करनी है। यूनिवर्सिटी ये चाह रही है कि आप लोगों का जो सेमेस्टर है वो ज़ाया ना हो। ऑल्दो हमारी आगे की लैब्स जो थी वो एफपीजे पे थी, लेकिन अब इन सिचुएशन में मैंने हमजा को कहा है कि वो कुछ लैब्स बना दे जो कि इस पे हो, सिमुलेटर पे ही हो सिर्फ, यानी जिस तरह आप जो काम कर रहे हैं इससे मिलती जुलती कुछ लैब्स हो। तो वो एक लैब मैंने उसको कहा था कि ईद से पहले कंडक्ट करवा ले, और बाद में फिर ईद के बाद बाकी की लैब्स करके, क्योंकि 15 जून से आपके एग्जाम है, उससे पहले पहले हम कुछ लैब्स भी कर लें। तो आप लोगों के, क्योंकि ये पूरा लैब का भी प्रोसेस है, कल को कंप्यूटिंग काउंसिल ने आप लोगों को जो क्रेडिट करना है, तो वो दे विल सी कि कोई लैब्स के कराई थी, तो वो लैब्स हमारी कंप्लीट। वो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी वेरिलॉग कोड्स कुछ लिख चुके हैं, वो आपको एक्चुअली हेल्प कर देगा थोड़ा सा वेरिलॉग कोड समझने में। तो वो करेंगे इसी तरह के, वो आपसे शेयर कर देगा लैब, क्योंकि लैब ऑलरेडी मैनुअल की फॉर्म में होती है, और वो खुद जूम पे अवेलेबल हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन हो वो आप कर लें, और आप लोग अपने अपने घरों में वो वाली चीज़ इम्प्लीमेंट कर लें, तो उसका कोई टाइम फ्रेम सेट करें। ठीक, तो ये इसके अलावा अनाउंसमेंट थी। सर जो तो आप असाइनमेंट ले रहे हैं तो इसकी वेटेज क्या होगी? 8 असाइनमेंट हो गई हैं। वेटेज तो क्योंकि मैंने और कोई क्विज वगैरह नहीं लिया, मैं चाह तो रहा हूँ कि क्विज भी एक आध ले लूँ बीच में, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है प्रॉब्ली। हम शायद ईद के बाद कोई क्विज भी ले लेंगे, एज अ कह लो कि एक तरह की फाइनल की रिहर्सल कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी तो सर आपकी सारी क्विज ग्रेडिंग असाइनमेंट्स में ही होनी है इस दफ़ा। सर क्विज रहने दें, असाइनमेंट सही है सर। पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, अभी तक हमारे कैल के भी कोई क्विज नहीं हुआ, अब वो भी होंगे। इंग्लिश के भी नहीं हुए थे, वो भी अब नहीं, स्टार्ट होंगे। मैं क्विज पता है इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि जो आपका मिड टर्म भी ऑनलाइन होना है ना, तो सॉरी फाइनल टर्म, तो क्विज जो होगा ना वो एक तरह की उसकी आप लोगों की के लिए रिहर्सल सी हो जाएगी। यानी कि मैं आपको तकरीबन उसका शॉर्टेड वर्जन एज अ क्विज ले लेता हूँ अगर, ठीक है, क्योंकि फाइनल तो चलो 2-3 घंटे का होता है, लेकिन मैं आपको उसका शॉर्टेड वर्जन एक तरह से एक दफ़ा दे देता हूँ, तो आपको फाइनल जिसकी वेटेज ज़्यादा है उससे पहले एक तरह का आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और और आपको एक गेज हो जाएगा कि आप बैठ के उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम है तो हम अगर फाइनल से पहले एड्रेस कर लें तो मैक्सिमम लोग पास हो सकते हैं। तो ये मेन आइडिया। सर जो क्विज होगा वो स्टार्ट से लेंगे या वेरीलॉग से लेंगे, कहाँ से? हम उसको कोशिश करेंगे कि पूरे हिस्से पे कर लें, ताकि आपकी एक तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। हम एग्जाम से कुछ अर्से पहले ले लेंगे ना, यानी अभी 15 जून में तो टाइम है ना, अभी ईद खत्म होगी तो उसके दरमियान टाइम है, तो हम उसको ये 2 यस हिस्सों में भी ले सकते हैं कि हम एक हिस्सा एग्जाम मिड से यानी जो वेरलॉग से पहले पहले वाला था उसका अलग कर लें, और फिर डिजाइन प्रॉब्लम्स का एक अलग कर लें, तो दो सर, ये क्विज। सही है सर, अलग अलग ले लें। ठीक है, चलो हम इंशाल्लाह ये जो ईद की छुट्टियों के बाद ना, यानी नेक्स्ट वीक
शायद होंगी ईद की छुट्टियां, उसके बाद फिर हम 2 क्विज ऐसे ले लेंगे जो कि ये काम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो? असाइनमेंट ईद के बाद कर लें। नहीं, असाइनमेंट नहीं ईद के बाद, असाइनमेंट मैंने पहले 2 दिन डिले कर दी, संडे कर ले। सर हम केपी वालों का क्या होगा? संडे को तो हमारा होगा ना। आप सैटरडे को जमा करें, क्योंकि ऑलरेडी लेट की हुई है ना। सर मुश्किल हो जाएगी। फिर केपी वालों को मंडे तक कह दूं, ये हो सकता है। अगर आपकी संडे को ईद हो जाएगी तो मंडे को कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन ईद पे ना काम करें तो अगले दिन कर लें, ठीक है। तो ईद वाले दिन ड्यू रखूंगा तो ये थोड़ी जाती लगती है, लेकिन चलें हम यूं कर लेते हैं कि केपी वालों के लिए हम स्पेशल ऑफर। नहीं सर, फिर तो ज्यादती है ना सर, मंडे वाले दिन सबकी एक ही साथ ही रखे ना सर, हम भी। यार ईद खराब करोगे बिला वजह अपनी। सर मंडे रख दें सर, कोई बात नहीं सर। चलो ठीक है, आपकी ईद हो जाएगी, प्रोसेसर बनाना है। चलो ऐसा करते हैं, मैं इसको ना संडे ना मंडे, मैं इसको ट्यूसडे रख देता हूँ ताकि सबकी ईद खत्म, ठीक है। लेकिन उसमें असल में डर ये होता है कि अभी हमने जिस तरह जूम सेशन कर लिया है, बाद में वो कहते हैं अभी आपको चीज़ समझ आई हुई है, अभी आप करेंगे ना, परसों तक हुआ तो आप कर लेंगे, ठीक है। ईद के बाद या फिर नहीं होगी, ये मैं पुराने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। सर आज से स्टार्ट करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, पहले से मेरा ख्याल है, नहीं तो एक मिनट, इसको लेट्स डू दिस थिंग कि लेट्स कीप इट ऑन सैटरडे, और हम सैटरडे को अगर कोई बहुत ज्यादा मसला हो रहा हुआ तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमने एक्सटेंड करनी है तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम सैटरडे रख लेते हैं, क्योंकि अभी ये फ्लो में काम हो जाएगा, लेकिन बाद में ना दोबारा बैठेंगे तो ये चीजें भूल चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम सैटरडे रख लेते हैं।